आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्म टूल पे बात करने वाले हैं। जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद उसमें कोई चेंजिंग लेके आते हैं, चाहे हम उसकी जगह चेंज करते हैं, उसको रीशेप करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, तो ये तमाम प्रोसेस जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस में चेंजिंग लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इससे पहले भी कुछ हमने टूल देखे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। उसमें हमारे पास रोटेट टूल है, रिफ्लेक्ट टूल है, शेयर, रीशेप टूल, स्केल टूल। तो ये तमाम टूल ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही यूज होते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन टूल की मदद से भी हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्म टूल यूज करते हैं तो हमारा काम कुछ ज्यादा आसान हो जाता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्म टूल पे बात करेंगे। और ट्रांसफॉर्म टूल के अलावा हमारे पास ट्रांसफॉर्म पैनल भी मौजूद है। अगर आपको इन पैनल में नजर नहीं आ रहा तो आप विंडो मेन्यू में जाएं, तो ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पैनल है। अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये पैनल आपके पास आ जाता है। उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्म नाम से मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त ये ऑप्शन हाइड है क्योंकि मैंने कुछ भी बनाया नहीं हुआ और सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ये ऑप्शन हमारे पास एक्टिव नहीं होता जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर लेते और उसको सिलेक्ट नहीं कर लेते। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेती हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ईच का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। और उसके बाद अगर मैं इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊं तो यहाँ भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म पैनल मौजूद है। तो हम आज की क्लास में ट्रांसफॉर्म टूल को देखेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्म पैनल में मौजूद तमाम ऑप्शन को देखेंगे और उसके बाद आने वाली क्लास में हम ट्रांसफॉर्म ईच और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के पैनल को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आ जाता है और यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट है, उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट है और उसके बाद फ्री डिस्टॉर्ट है। तो इन चारों ऑप्शन को यूज करते हुए मैं अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। अगर मेरा एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और मैं इस पे वर्किंग करती हूँ तो ये पैनल यहाँ पे मौजूद रहता है, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी, यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी या कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगी तो ये पैनल हाइड हो जाता है। ये परमानेंट आपके पास नहीं रहता, आपको इसको बार बार ओपन करना होता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। डिफॉल्ट जब ये हमारे पास पैनल आता है तो यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म ही सिलेक्ट होता है। उसके बाद अगर मैं कॉन्सेंट्रेट पे क्लिक करूं तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाता है और ये नीचे वाला ऑप्शन भी फ्री ट्रांसफॉर्म का एक्टिव ही रहता है। और उसके बाद अब मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आऊं तो आप देखें इसके साथ डबल एरो आपको नजर आ रहे हैं। आपको एक तो इसके साथ रोटेट का वो ऑप्शन नजर आ रहा है जो जस्ट रोटेट के लिए यूज होता था, और उसके अलावा रिसाइजिंग के लिए जो कर्सर आपके पास आता है उन दोनों को प्लस करके ये आइकन आपके पास आ रहा है। तो जब आप इसको यहाँ कॉर्नर पे लेके आते हैं तो आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं और रिसाइज भी। अगर आप यहाँ पे रख कर इसको छोटा करेंगे तो आप देखें ये छोटा हो गया, अगर बड़ा करेंगे तो बड़ा हो गया। लेकिन जब आप इसको रिसाइज करते हुए छोटा या बड़ा कर रहे हैं तो आप उसी वक्त उसको रोटेट नहीं कर सकते। आप एक दफा क्लिक छोड़ दें, उसके बाद दोबारा क्लिक करें और उसके बाद अब आप देखें आप इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये 45 डिग्री पे ही रोटेट करेगा। उसके बाद आप देखें 90, उसके बाद आप देखें 135, उसके बाद 180 और इसी तरह से अगर आप बैक लेके आते हैं तो वो सेम प्रोसेस करेगा। शिफ्ट प्रेस किए बगैर ये आपको 45 डिग्री पे रोटेट करके देगा। और अगर आप इसको रीसाइज करते हैं तो ये आपको प्रोपोर्शनली रीसाइज करके देगा। अगर हम यही काम सिलेक्शन टूल की मदद से करें तो प्रोपोर्शनली रिसाइज करने के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना होगा। लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्म टूल में से कॉन्सेंट्रेट ऑप्शन की मदद से ऐसा करते हैं तो हम विदाउट शिफ्ट प्रेस किए ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे से लेके आती हूँ तो इसका कर्सर चेंज होगा। अब इसे मैं वर्टिकली चेंज कर सकती हूँ और अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आऊं
तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली इसको रिसाइज कर सकती हूँ। इस तरह से आप कॉन्सेंट्रेट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये एक्टिव है तो इसको आपको क्लोज करने के लिए इस पर दोबारा क्लिक कर दें तो भी ये क्लोज हो जाता है, और अगर कोई दूसरा टूल आप नीचे वाले टूल में से लेंगे तो भी ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब भी आपके माउस का कर्सर वैसे ही आ रहा है। आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, और रिसाइज करने के अलावा आप इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसका सेंटर पॉइंट चेंज करते हुए भी इसको रोटेट कर सकते हैं। इस वक्त ये पॉइंट सेंटर में है। अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूं और रखने के बाद इसको यहाँ से रोटेट करूं तो ये उसी सेंटर पॉइंट पे रोटेट होगा। अगर मैं इसको रीसाइज करूं तो भी ये उसी सेंटर पॉइंट के मुताबिक रीसाइज होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से इसको पकड़ते हैं और पकड़कर इसको सक्यू करें तो आप देखें आप इसको सक्यू भी कर सकते हैं। किसी भी एंगल पे आप इसको सक्यू कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद अगर आप इसे यहाँ से पकड़कर रिसाइज करते हैं तो ये एक तरफ को रिसाइज हो रहा है, लेकिन अगर आप दोनों तरफ से इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट प्रेस कर दें। ऑल्ट प्रेस करके जब आप इसको रिसाइज करेंगे तो ये दोनों साइड से रिसाइज होगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। और अगर आप अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, आप देखें अब ये एक तरफ को मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप ऑल्ट प्रेस कर देते हैं तो ये अप भी मूव करेगा, और डाउन भी अगर छोटा करते हैं तो इसी तरह दोनों साइड पे मूव होगा। लेकिन जब आप कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे और ये डबल एरो शो करेगा तो आप इसको सक्यू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखें ये यहाँ पे प्रोपोर्शनली इसको बड़ा या छोटा कर रहा है, लेकिन अगर आप बड़ा या छोटा करते हुए कंट्रोल प्रेस कर देते हैं तो ये उसी एक पॉइंट को मूव करेगा जिसको आपने पकड़ा हुआ है। उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, लेकिन जस्ट इसी एक पोर्शन को आप मूव कर पा रहे हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो आप देखें जैसे ही मैंने डिलीट किया मेरा वो ट्रांसफॉर्मेशन के तमाम ऑप्शन हाइड हो गए, और उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद दोबारा ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट है। तो मैं यहाँ पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट को सिलेक्ट करूंगी। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम किसी एक एंकर पॉइंट को पकड़कर मूव करें तो दूसरा एंकर पॉइंट उसके अपोजिट मूव होगा। आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हो गया, और अगर मैं दोबारा इसे पकड़कर अंदर की तरफ मूव करूं तो आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाएगा। अगर आप एक एंकर पॉइंट को मूव करते हैं तो दूसरा एंकर पॉइंट उसके अपोजिट मूव करेगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। और उसके बाद फ्री डिस्टॉर्ट है। अगर आप फ्री डिस्टॉर्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद किसी एक कॉर्नर को पकड़कर ड्रैग करें तो आप देखें जस्ट किसी एक कॉर्नर को पकड़कर आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप जिस कॉर्नर को पकड़ेंगे जस्ट उसी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। और जब आप डिस्टॉर्ट करते हुए किसी एक कॉर्नर से पकड़कर इसको डिस्टॉर्ट करते हैं तो बाकी शेप पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, लेकिन अगर आप इसको डिस्टॉर्ट करते हुए कंट्रोल प्रेस कर देते हैं तो आपकी बाकी शेप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगी, और आपका जस्ट वही एंकर पॉइंट मूव करेगा जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और आप जैसे चाहें इसको मूव कर सकते हैं। इस तरह से इन ऑप्शन की मदद से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और अगर हम टेक्स्ट पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज करना चाहें तो हम डायरेक्ट उस पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसे या तो एक्सपेंड करना पड़ेगा या क्रिएट आउटलाइन। तो मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ, कैप लॉक ऑन करूंगी और यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिख लेती हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। मैं इसका फॉन्ट चेंज करके न्यूट्रा डिस्प्ले कर देती हूँ, और उसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। बड़ा करने के बाद अब अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद मैं क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करूंगी, या फिर शिफ्ट कंट्रोल ओ भी अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दूं तो भी ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल ओ है।
तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखें टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज हाइड हो चुकी हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अब मैं इस पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अप्लाई कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये टूल मेरे पास आ जाता है। अगर मैं यहाँ से फ्री डिस्टॉर्ट लूं और इसके किसी एक कॉर्नर को पकड़कर डिस्टॉर्ट करूं तो आप देखें ये इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, या फिर मैं यहाँ से अगर पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट लेती हूँ और यहाँ से इसको डिस्टॉर्ट करूं तो आप देखें ये इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गया और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि किसी दीवार पे लिखा हो या ये टेक्स्ट खड़ा हो। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं आउटलाइन में कन्वर्ट करने के बाद। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूंगी और एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। और ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर दूंगी और कलर फिल करने के बाद मैं कंट्रोल C से इसकी कॉपी लूंगी और कंट्रोल F से इसी के ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए मैं इसको प्रोपोर्शनली थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। अब मैं यहाँ आपको वही आर्टवर्क बना के दिखाने वाली हूँ जो आपने थंबनेल पे देखी थी। तो उसका स्टार्टअप हम एक रेक्टेंगल से ही लेंगे। आपने जितने साइज और जिस प्रोपोर्शन में अपना आर्टवर्क डिजाइन करना है, आपने अपने रूम का व्यू डिजाइन करना है, उसी साइज में और उसी प्रोपोर्शन में आप एक रेक्टेंगल ले लें। और उसके बाद फ्रंट वॉल व्यू के लिए आप एक और रेक्टेंगल उसी रेक्टेंगल के मुताबिक लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर वाले रेक्टेंगल और बाहर वाले रेक्टेंगल का प्रोपोर्शन थोड़ा भी आउट होगा तो आपको इनके कॉर्नर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होगी। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इस तरह से आप दो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इन दो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये जो एरिया है उसी के मुताबिक आप नया रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं या इसी रेक्टेंगल की कॉपी लेकर उसको छोटा कर सकते हैं। जैसे अब देखें, अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूं और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूं ताकि इसका प्रोपोर्शन आउट ना हो, तो इसके ये वाले कॉर्नर भी टच होने चाहिए और मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। आप कोई भी कलर देकर इनको ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में आपने जो भी कलरिंग रखनी है उसके मुताबिक आप वर्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको रीसाइज करूंगी तो आप देखें यहाँ से भी इनके कॉर्नर ज्वाइन होने चाहिए। और उसके बाद आप दोबारा इसको उठाकर यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले सकते हैं। मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी लूंगी। स्टार्ट में आपने इसी तरह से वर्किंग स्टार्ट करनी है और इसी तरह से आप इसके अप एंड डाउन साइड पे भी कॉपीज लेंगे। ये मैंने इसकी कॉपीज ले ली हैं। उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे वही वर्किंग मैंने करके रखी है जो मैंने अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आपको बताई थी। मैंने इन रेक्टेंगल्स की कॉपी लेके यहाँ पे रखी है और इन दो रेक्टेंगल्स में पैटर्न फिल किया है और इसमें सिंपल कलर है और इस रेक्टेंगल में मैंने ग्रेडियंट फिल किया है। पैटर्न मैंने ये खुद से क्रिएट नहीं किया बल्कि जो ऑलरेडी पैटर्न हमारे सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं मैंने उनको यूज किया है। मैं यहाँ स्वॉचेस पे आऊंगी और यहाँ पर स्वॉचेस लाइब्रेरी पे क्लिक करूं तो यहाँ पे हमें पैटर्न ऑप्शन मिल जाता है। इनमें से मैंने बेसिक ग्राफिक पैटर्न में से बेसिक ग्राफिक टेक्सचर सिलेक्ट किया था और सिलेक्ट करने के बाद ये जो फ्लोर का पैटर्न है मैंने इनमें से लिया है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये हमारे पास डेकोरेटिव लेगेसी आ जाती है। तो यहाँ से ये वाला पैटर्न मैंने यूज किया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सेम पैटर्न ले। वैसे मैंने आपको बता दिया कि मैंने पैटर्न कहाँ से लिया है। आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं और या खुद से पैटर्न डिजाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं खुद से कोई पैटर्न डिजाइन करके आपको ये आर्टवर्क सिखाती तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये पैटर्न फिल किए हैं। तो पहले मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर अलाइन करूंगी। सेंटर अलाइन करने के बाद मैं इसको टॉप अलाइन भी कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल सेट बैठ जाए। उसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लूंगी और यहाँ से पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं इसे बाहर की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये इक्वली दोनों कॉर्नर को टच कर जाएगा। बाहर हमने रेक्टेंगल क्यों क्रिएट किया था? इसीलिए क्रिएट किया था
ताकि हमें इंडिकेट हो सके कि हमने इसको कितना ड्रैग करना है। वैसे तो मैं इसे यहाँ तक खींच सकती हूँ या यहाँ तक रख सकती हूँ या इतना खींच सकती हूँ। तो अगर हम इस तरह से पीछे रेक्टेंगल क्रिएट नहीं करते तो वो थोड़ा सा हमें प्रोपोर्शंस को बैलेंस रखने में प्रॉब्लम होगी और उस तरह से हमारे कॉर्नर प्रॉपर ज्वाइन नहीं होंगे। तो इस तरह से जैसे ही आपके कॉर्नर ज्वाइन होंगे आप इसको छोड़ दें तो आप देखें ये बिल्कुल सीलिंग पोर्शन आपका रेडी है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। तो ये मैंने डोर तैयार किया है, सिंपल 2 रेक्टेंगल लिए हैं, इनकी आउटलाइन की विड्थ ज्यादा की है और यहाँ 2 छोटे सर्कल रखकर इनको ग्रुप किया है। और इस तरह का डोर बनाना मैं काफी दफा आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद मैं इसको उठाऊंगी और उठाकर यहाँ पर रखूंगी। यहाँ पे रखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके इसको बॉटम अलाइन कर दें तो ये बिल्कुल बॉटम में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद आप इन पे राइट क्लिक करके इनको भी ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप करने के बाद दोबारा यहाँ से प्रोस्पेक्टिव टूल लें और यहाँ से आप प्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट लें और इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं और जब इनके कॉर्नर ज्वाइन हो जाएं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इस विंडो को उठाकर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें और इनको भी ग्रुप कर दें और ग्रुप करने के बाद यहाँ से दोबारा प्रोस्पेक्टिव टूल लें और यहाँ से प्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट और यहाँ से इसको ड्रैग करें तो आप देखें इस तरफ का पोर्शन भी रेडी है। और उसके बाद दोबारा इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, प्रोस्पेक्टिव टूल पे क्लिक करें और यहाँ से प्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट लेकर इसको भी यहाँ से ड्रैग करें तो आप देखें कितनी आसानी से और परफेक्टली आपने एक रूम का व्यू डिजाइन कर लिया है। अब हम मजीद इसको थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और इस एरिया पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। तकरीबन मैं छोटा ही रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो और उसके बाद हम उसको रीसाइज कर सकते हैं। मैं तकरीबन इतने साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और इसमें मैं ब्राउन कलर फिल कर देती हूँ। इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से नन कर दूंगी। स्ट्रोक नन करने के बाद मैं इस रेक्टेंगल के साइज को थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल C करूंगी, उसके बाद कंट्रोल F करके इसी के ऊपर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और इस नई वाली कॉपी में मैं आई ड्रॉपर टूल लेकर यही वाला कलर फिल कर देती हूँ। ये कलर फिल करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगी। मैं इसके साइज को इतना छोटा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी, अपने पेज को वापस नॉर्मल कर देती हूँ। मैं इसके साइज को ज्यादा कर लूंगी। मैं इसके साइज को यहाँ तक ले आऊंगी जितना मेरा ये नीचे वाला रेक्टेंगल है और इस तरफ से भी ड्रैग करके यहाँ तक ले आती हूँ। तो मैं इस एरिया को जूम कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट लगाऊंगी उतने पॉइंट पे जहाँ तक ये वॉल शो हो रही है ताकि इतना एरिया जो अंदर है वो मूव ना करे। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पेन टूल लूंगी। अभी मैंने अंदर वाली शेप को सिलेक्ट किया है और जहां तक मुझे ये वॉल शो हो रही है यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगाऊंगी और इस नीचे वाले हिस्से में भी एक एंकर पॉइंट लगा देती हूँ। उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। सिलेक्शन खत्म करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से नीचे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद पेन टूल की मदद से यहाँ पर एंकर पॉइंट लगाऊंगी और एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये 4 एंकर पॉइंट मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ बाहर वाली शेप को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते वक्त ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो तमाम एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। अब ये चारों एंकर पॉइंट मेरे सिलेक्ट हो गए और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगी और ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पर लाकर सेट कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट हो गया और सेम वर्किंग हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। मैं हैंड टूल लेकर दूसरे पोर्शंस को सामने ले आती हूँ और सामने लाने के बाद अब पहले मैं इसको अनग्रुप करूंगी ताकि यहाँ पर इन तमाम पे एंकर पॉइंट लगा सकूं और उसके बाद फिर ग्रुप करने के बाद बकाया प्रोसेस करूंगी।
अब इस तरफ से भी हमने सेटिंग कर ली है और मैं अपने पेज को यहाँ से नॉर्मल कर देती हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पे ये हमने रूम इलस्ट्रेशन तैयार कर ली है। जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए इसको यूज करेंगे तो आप भी इसकी मदद से बहुत से क्रिएटिव आर्ट वर्क बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।